वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 28 ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फेलियर क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। सो फर्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज फेलियर क्लासिफिकेशन, और ये किसका सब टॉपिक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का। सो लेट्स सी कि फेलियर क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। सो फेलियर क्लासिफिकेशन क्या होता है, टू फाइंड दैट वेयर द प्रॉब्लम हैज अकर्ड वी जनरलाइज द फेलियर इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जैसे डीबीएमएस में कुछ भी अपडेट करते वक्त या कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो उसको कहते हैं कि फेलियर अकर हो गया। लेकिन फेलियर भी यहाँ पे जनरलाइज कैसे कर सकते फेलियर को, तो ये 3 कैटेगरीज हैं कि ट्रांजैक्शन फेलियर हो सकता है, या सिस्टम क्रैश हो सकता है उसको फेलियर कहते हैं, या डिस्क फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मेजर क्लासिफिकेशंस है फेलियर के एज फार एज डीबीएमएस इज कंसर्न। तो पहला यदि डिस्कस करते हैं ट्रांजैक्शन फेलियर क्या होता है, कि मतलब यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन फेलियर। The transaction failure occurs when it fails to execute or when it reaches a point from where it can't go any further। मतलब ट्रांजैक्शन फेलियर उस तब अकर होता है कि वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ना हो पाए पूरे तरीके से, या फिर वो ऐसे कोई पॉइंट पर चला जाए कि जैसे एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, सेट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं ना, कि कुछ ऑपरेशंस हो गए और कुछ रह गए, वो एनी फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, एक पॉइंट पे वो रुक जा रहा है। इफ अ फ्यू ट्रांजैक्शन और प्रोसेस इज हर्ट देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन फेलियर। यदि वो प्रोसेस हर्ट है, मतलब वो नहीं आगे जा पा रही है एक फेलियर पॉइंट के बाद, तो उसको कहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब ट्रांजैक्शन फेलियर के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। रीजंस फॉर अ ट्रांजैक्शन फेलियर वुड बी, पहला है लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, सेकंड इज सिंटैक्स एरर। सो लॉजिकल एरर एंड सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है, इफ अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट कंप्लीट ड्यू टू सम कोड एरर और एन इंटरनल एरर कंडीशन देन दी लॉजिकल एरर अकर्स। मतलब लॉजिक में ही प्रॉब्लम है, कोड का जो लॉजिक है उसी में कुछ दिक्कत है, तो कोड का एरर या फिर इंटरनल कुछ एरर कंडीशन है, उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, देन उस केस में हम कहेंगे कि कौन सा एरर अकर हो गया, लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है, इट अकर्स वेयर द डीबीएमएस इटसेल्फ टर्मिनेट्स एन एक्टिव ट्रांजैक्शन बिकॉज द डेटाबेस सिस्टम इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। ये तब अकर होता है जब डीबीएमएस टर्मिनेट कर जाता है, उसका मतलब कोई एक्टिव ट्रांजैक्शन रह जाता है, वो खुद ही टर्मिनेट कर देता है एक एक्टिव ट्रांजैक्शन को, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, कुछ रीजन होगा। तो ऐसे को कहते हैं सिंटैक्स एरर। एग्जांपल देखते हैं, द सिस्टम अबॉर्ट्स एन एक्टिव ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ डेडलॉक और रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। वो देखिएगा कि डीबीएमएस के पास जो है रिसोर्सेज नहीं उतने अवेलेबल हो पा रहे हैं, या फिर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आ गई ट्रांजैक्शन में, उस केस में डीबीएमएस खुद ही एक एक्टिव ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट कर देता है। तो ये होता है सिंटैक्स एरर। सो ये हो गए ट्रांजैक्शन फेलियर, और रीजंस क्या देखे हमने ट्रांजैक्शन फेलियर के, लॉजिकल एरर एंड सिंटैक्स। अब हम देखते हैं सिस्टम क्रैश। नाउ सिस्टम फेलियर कैन अकर ड्यू टू पावर फेलियर और अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। तो सिस्टम फेलियर तो किसी भी वजह से हो सकते हैं, या तो पावर का फेलियर, या कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए। एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एरर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो गया तो इसको समझो सिस्टम क्रैश, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस तो इसके अबव ही वर्क कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरर एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सिस्टम क्रैश का। फिर एक फेल स्टॉप एजम्पशन होता है। इन द सिस्टम क्रैश नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज इज अज्यूम नॉट टू बी करप्टेड। यहाँ ये माना जाता है कि जो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है वो करप्टेड नहीं होता है। नॉन वॉलेटाइल होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, और वॉलेटाइल क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी को कह दिया जाता है कि करेंटली वो स्टॉप हो गई या फिर उसमें कुछ दिक्कत आ गई, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को करप्टेड नहीं माना जाता है। देन थर्ड टाइप का फेलियर है डिस्क फेलियर। इट अकर्स वेयर द हार्ड डिस्क ड्राइव्स और स्टोरेज ड्राइव्स यूज टू फेल फ्रिक्वेंटली। जहाँ हार्ड डिस्क या स्टोरेज ड्राइव ही फेल हो जाए। इट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द अर्ली डेज ऑफ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी के शुरुआती दिनों में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी। नाउ सेकेंड है डिस्क फेलियर अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैड सेक्टर्स, डिस्क क्रैश। ये देखिए, डिस्क फेलियर अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
bad sectors, disk head crash and unreachability to the disk or any other failure which destroy all or part of disk storage. कोई पर्टिकुलर पार्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है या उसका डिस्क स्टोरेज का, या फिर पूरा ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. और क्या क्या एरर है, जैसे बैड सेक्टर्स हो सकते हैं उसके, डिस्क का हेड ही क्रैश हो जाए या डिस्क तक पहुंचा ही ना जा सके डाटा के लिए. सो ये फेलियर्स हो गए. क्या क्या देखे हमने? ट्रांजेक्शन फेलियर, देन सिस्टम क्रैश एंड डिस्क फेलियर. नाउ विल टॉक अबाउट लॉग बेस्ड रिकवरी. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे लॉग बेस्ड रिकवरी. हम यहाँ फेलियर क्लासिफिकेशन कवर कर चुके हैं, अब लॉग बेस्ड रिकवरी. लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होती है? द लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. लॉग किसको कहा जाता है? एक रिकॉर्ड्स की सीक्वेंस को कहा जाता है. लॉग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन्ड इन सम स्टेबल स्टोरेज सो दैट इफ एनी फेलियर अकर्स देन इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर. सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को लॉग कहते हैं और हर ट्रांजेक्शन का लॉग मेंटेन रहता है किसी स्टेबल स्टोरेज में. बाई चांस कोई फेलियर भी हो जाए तो ये जो लॉग स्टोर्ड है कहीं पे, यहीं से रिकवर किया जा सकता है डाटा को. If any operation is performed on the database, then it will be recorded in the log. कोई भी ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म होगा तो वो लॉग में रिकॉर्ड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट है, बट द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द लॉग्स शुड बी डन बिफोर द एक्चुअल ट्रांजेक्शन इज अप्लाइड इन द डेटाबेस. लेकिन लॉग्स में ये स्टोरिंग की जो प्रोसेस है ये हो जाती है और एक्चुअल ट्रांजेक्शन बाद में डेटाबेस में अप्लाई होता है. मतलब लॉग पहले क्रिएट हो जाता है कि बाई चांस बाद में कुछ दिक्कत भी आ गई तो लॉग से रिकवरी हो जाएगी. सो ये होती है लॉग बेस्ड रिकवरी. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स अज्यूम देयर इज अ ट्रांजेक्शन टू मॉडिफाई द सिटी ऑफ अ स्टूडेंट. सपोज किसी स्टूडेंट की सिटी को मॉडिफाई किया गया इन अ डेटाबेस. सो क्या क्या लॉग्स होंगे उसके देखते हैं. द फॉलोइंग लॉग्स आर रिटन फॉर दिस ट्रांजेक्शन. इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो लॉग्स होंगे वो देखिए कुछ इस तरीके से मेंटेन होंगे. पहला है व्हेन द ट्रांजेक्शन इज इनिशिएटेड देन इट राइट्स स्टार्ट लॉग. जैसे ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी तो साथ साथ लॉग भी मेंटेन होता चला जाता है. सो स्टार्ट लॉग के लिए ये कि एक TN नाम का कोई ट्रांजेक्शन है, कॉमा स्टार्ट, मतलब वो स्टार्ट हुआ. ये कुछ इस तरीके से है. फिर है व्हेन द ट्रांजेक्शन मॉडिफाइज द सिटी फ्रॉम नोएडा टू बेंगलोर देन अनदर लॉग इज रिटन टू द फाइल. जब सपोज मॉडिफिकेशन जो भी हुआ तो और एक लॉग क्रिएट होगा इसी से रिलेटेड. तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि TN नाम का ट्रांजैक्शन है, वहाँ किसको मॉडिफाई किया गया? सिटी को. ओल्ड सिटी नोएडा थी, न्यू सिटी है बेंगलोर. तो ये लॉग मेंटेन हो गया. लास्ट है व्हेन द ट्रांजैक्शन इज फिनिश्ड देन इट राइट्स अनदर लॉग टू इंडिकेट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो जैसे ही ट्रांजैक्शन फिनिश होगा तो और एक लॉग क्रिएट होगा कि अब ट्रांजैक्शन एंड हो गया. तो इसलिए वहाँ कमिट कर दिया जाता है कि ये चेंजेस कमिट हो गई. अब मतलब ये चेंजेस अब फाइनल हो गई. कमिट मतलब फिर डेटाबेस में फाइनली वो अपडेट हो जाती है. अब देखो, देर आर 2 अप्रोचेज टू मॉडिफाई द डेटाबेस. किसी डेटाबेस को मॉडिफाई करने के 2 अप्रोचेज होते हैं. पहला है डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड दूसरा है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन. डेफर्ड मतलब इसमें थोड़ा डिले किया जाता है. इमीडिएट में जैसे ही चेंजेस होंगे तो इमीडिएट वो डेटाबेस मॉडिफाई हो जाएगा. तो डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या होता है? The deferred modification technique occurs if the transaction does not modify the database until it has committed. जब तक commit नहीं होगा तब तक उसके वे changes finally show नहीं होंगे. So in this method all the logs are created and stored in the stable storage. यहाँ पे सारे logs create और store कहाँ किए जाते हैं? stable किसी storage में. And the database is updated when a transaction commits. जब transaction commit हो जाएगा तो database को update कर दिया जाता है. फिर है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन. इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या होगा? द इमीडिएट मॉडिफिकेशन टेक्निक अकर्स इफ डेटाबेस मॉडिफिकेशन अकर्स व्हाइल द ट्रांजैक्शन इज स्टिल एक्टिव. ट्रांजैक्शन एक्टिव है और तभी जो डेटाबेस मॉडिफिकेशन हो जा रहा है तो इसको इमीडिएट कहा जाता है. इन दिस टेक्निक द डेटाबेस इज मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर एवरी ऑपरेशन. यहाँ डेटाबेस को इमीडिएटली मॉडिफाई कर दिया जाता है हर ऑपरेशन के बाद. इसमें कमिट का वेट नहीं किया जा रहा है. इट फॉलोज एन एक्चुअल डेटाबेस मॉडिफिकेशन. नाउ रिकवरी यूजिंग लॉग रिकॉर्ड्स. अब देखिए लॉग में जैसे रिकॉर्ड मेंटेन हो गया उसको किसी स्टेबल स्टोरेज में भी सेव कर लिया. अब इन लॉग रिकॉर्ड्स से कैसे रिकवरी की जा रही वो हम देखेंगे. रिकवरी यूजिंग लॉग रिकॉर्ड्स. So when the system is crashed, then the system consults the log to find which transactions need to be undone and which need to be redone. तो सिस्टम इस लॉग को कंसल्ट करेगा कि किन ट्रांजैक्शंस को अनडन करना है और किसको रीडन करना है.
सो पहला पॉइंट क्या है, इफ द लॉग कंटेन्स द रिकॉर्ड, सपोर्ट टी नाम का ट्रांजेक्शन है, वो स्टार्ट था एंड टी कमिट और टी कमिट, देन द ट्रांजेक्शन टी नीड्स टू बी रीडन, इसको रीडन करना पड़ेगा। एंड दूसरा क्या है, इफ लॉग कंटेन्स रिकॉर्ड, सपोज एक टीएन ट्रांजेक्शन वो स्टार्ट हुआ बट डज नॉट कंटेन द रिकॉर्ड आइदर या कमिट या अबॉर्ट, देन द ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी अनडन। ये कमिट और अबॉर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही कमिट शो हो गए। सो यहाँ टी स्टार्ट के बाद ना तो कमिट ना अबॉर्ट कुछ भी नहीं है, तो वहाँ ट्रांजेक्शन को अनडन कर दिया जाता है। लेकिन टी स्टार्ट और टी कमिट या टी अबॉर्ट है तो उसको रीडन किया जाता है। अब नेक्स्ट है डीबीएमएस चेक पॉइंट क्या होता है। सो लेट्स सी चेक पॉइंट, क्योंकि देखिए रोल बैक में ये हमने देखा है ये कॉन्सेप्ट कि एक कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं। इन एसक्यूएल क्वेरीज ये चीज़ थी कि उस चेक पॉइंट तक रोल बैक करना, तो ये चेक पॉइंट क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द चेक पॉइंट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म वेयर ऑल द प्रीवियस लॉग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एंड परमानेंटली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिस्क। चेक पॉइंट वो होता है कि उस पॉइंट तक जितने भी प्रीवियस लॉग्स हैं उनको सिस्टम से हटा दिया जाता है और परमानेंटली कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, स्टोरेज डिस्क पे। नेक्स्ट है द चेक पॉइंट इज लाइक अ बुकमार्क, ये बुकमार्क की तरह है। वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन सच चेक पॉइंट्स आर मार्क्ड, इन चेक पॉइंट्स को मार्क कर दिया जाता है कि ये जैसे ए चेक पॉइंट है, ये बी है। फिर जैसे रोल बैक करेंगे ना कि टू चेक पॉइंट है, तो वो ए पे जो स्टेट मेंटेन थी वहां पर डेटाबेस को उसी स्टेट पे ले लिया जाता है। तो ये चेक पॉइंट्स को मार्क कर दिया जाता है एंड द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड, देन यूजिंग द स्टेप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन द लॉग फाइल्स विल बी क्रिएटेड। अब जो भी ट्रांजेक्शन के स्टेप्स होंगे फिर वहां से लॉग फाइल्स क्रिएट होंगी। व्हेन इट रीचेस टू द चेक पॉइंट, वो एक चेक पॉइंट जब चीज़ें चेक पॉइंट तक रीच करती हैं, देन द ट्रांजेक्शन विल बी, उस चेक पॉइंट पे फिर डेटाबेस को, देखिए हर पॉइंट पे तो अपडेट नहीं किया जा रहा ना, बट चेक पॉइंट पे फिर सारी चीज़ों को एट अ टाइम फिर अपडेट कर दिया जा रहा है उस चेक पॉइंट तक। एंड टिल दैट पॉइंट द एंटायर लॉग फाइल विल बी रिमूव फ्रॉम द फाइल, फिर वो लॉग उस तक की लॉग फाइल को परमानेंट स्टोरेज में ले लिया जाता है, फिर आगे के लिए लॉग फाइल मेंटेन्ड होगी आफ्टर दैट चेक पॉइंट। Then the log file is updated with the new step of transaction till the next checkpoint and so on. So एक particular checkpoint पे उसका जो भी log maintained है उसको permanently उसको remove किया जाता है और permanently कहाँ save किया जाता है, किसी secondary storage में, and then उसको उसके logs को remove कर दिया जाता है। नया log create होता है अगले checkpoint के लिए। The checkpoint is used to declare a point before which the DBMS was in the consistent state. मतलब checkpoint वो point है कि उससे previous तक DBMS consistent state पे था, data fully अच्छे से committed था वहाँ पे, and all transactions were committed. जैसे recovery using checkpoint में क्या होता है, in the following manner a recovery system recovers the database from this failure. checkpoint के concept से डेटाबेस की रिकवरी कैसे होती फेलियर से वो देखते। सपोज ये चेक पॉइंट है और ये फेलियर है, या ये विद टाइम प्रोग्रेस हो रही है और एक चेक पॉइंट यहाँ T1 मेंटेन्ड है, फिर यहाँ एक चेक पॉइंट है T2, यहाँ से यहाँ तक ये चेक पॉइंट्स हैं, ये ट्रांजेक्शन 3 का चेक पॉइंट्स हैं अलग अलग, ये T4 के चेक पॉइंट्स हैं ट्रांजेक्शन के, लेकिन यहाँ आ गया फेलियर। तो फिर देखिए क्या होगा, The recovery system reads log files from the end to start. It reads log files from T4 to T1. End से start की तरफ है ना, तो end वाला ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो T4 से T1 तक की चीज़ें वो रीड करेगा लॉग फाइल्स। रिकवरी सिस्टम मेंटेन्स 2 लिस्ट, वो 2 लिस्ट मेंटेन करता है रिकवरी सिस्टम, एक रीडू लिस्ट और एक अनडू लिस्ट। नाउ थर्ड पॉइंट है द ट्रांजेक्शन इज पुट इनटू रीडू स्टेट इफ द रिकवरी सिस्टम सीज अ लॉग विद, रीडू स्टेट किसके लिए होता है, किस ट्रांजेक्शन को रीडू स्टेट में पुट किया जाता है, इफ द रिकवरी सिस्टम सीज अ लॉग विद TN स्टार्ट तो हुआ है और कमिट भी हुआ है, और जस्ट या फिर सिर्फ कमिट हुआ है वो, तो भी इन द रीडू लिस्ट एंड देयर प्रीवियस लिस्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिमूव्ड एंड देन रीडन बिफोर सेविंग देयर लॉग्स, इनको रीडू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
इन द लॉग फाइल ट्रांजेक्शन T2 एंड T3 विल हैव, T2 T3 की बात करें तो वहाँ Tn स्टार्ट है एंड Tn कमिट है। T2 और T3 देखिए पूरा स्टार्ट भी हुए हैं और कमिट भी हो गए हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गए हैं इधर। तो T2 T3 द ट्रांजेक्शन T1 विल हैव ओनली टी इस, देखिए ये लॉग फाइल कहाँ से कहाँ तक मेंटेन्ड है, सपोज यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें T2 T3 का तो स्टार्ट और कमिट दोनों है, लेकिन T1 का स्टार्ट किसी और चेक पॉइंट पे था, लेकिन यहाँ एटलीस्ट ये कंप्लीट हो गया तो कमिट है। T1 का सिर्फ कमिट है और T4 का सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि T2 T3 का तो स्टार्ट कमिट दोनों है, और जो T1 ट्रांजेक्शन है दिस विल हैव ओनली, इसका सिर्फ कमिट है लॉग फाइल में, दैट इज वाई द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड आफ्टर द चेक पॉइंट इज क्रॉस्ड। इसलिए T1 क्योंकि ऑलरेडी कमिट वाली चीज है, तो जब ये लॉग फाइल ये चेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा यहाँ तक, तो फिर इसको कमिट मान लिया जाता है T1 को, ठीक है। सो दैट इज वाई द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड आफ्टर द चेक पॉइंट इज क्रॉस्ड, हैंस इट पुट्स, तो रीडू लिस्ट में T1 T2 T3 तीनों ट्रांजेक्शन रीडू में आ जाएंगे, कि लॉग सेव करने से पहले इनको एक बार रीडू कर लिया जाता है। नाउ मतलब ऑपरेशंस उनके कंप्लीट थे बट एक बार उसको रीडू कर लिया जाता है। द ट्रांजेक्शन इज पुट इनटू अंडू स्टेट, अंडू स्टेट में किसको पुट किया जाता है, इफ द रिकवरी सिस्टम सीज द लॉग विद, सिर्फ स्टार्ट है उसका कमिट नहीं हुआ है, कमिट या अबॉर्ट नहीं हुआ है, बट नो कमिट और अबॉर्ट लॉग फाउंड इन, तो अंडू लिस्ट में इधर किसको रखेंगे, T4 में, इसका सिर्फ स्टार्ट है लेकिन एंड नहीं है, कमिट नहीं है, तो इस सिर्फ T4 फेलियर पॉइंट से पहले T4 का सिर्फ स्टार्ट दिख रहा है ना हमको, कमिट तो वो बाद में हुआ है। तो ऐसे केस में इसको किसमें, अंडू लिस्ट में डाल देंगे। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर अनडन एंड देयर लॉग्स आर रिमूव्ड, उनके लॉग्स को रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन T4 विल हैव, इसका स्टार्ट है, so T4 will be put into undo list since this transaction is not yet complete and failed amid, ये तो बीच में ही फेल हो गया ना, तो इसको अंडू लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब लास्ट है डेडलॉक इन DBMS, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज डेडलॉक इन DBMS। तो ये क्या होता है, लेट्स सी दैट डेडलॉक इन DBMS, a deadlock is a condition where two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up locks। यहाँ ट्रांजेक्शन्स दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन्स वेट ही कर रहे वो इनडेफिनाइटली, कि एक किसको लॉक मिलेगा, ठीक है। किसी क्रिटिकल कंडीशन में जब DBMS किसी सपोज एक ही डाटा पे वर्क कर रहे हो तो साइमल्टेनियस नहीं कर सकते हो, एट ए टाइम वन ही करेगा, तो वो लॉक का मैकेनिज्म आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ वो दोनों एक दूसरे का वेट करें कि कब लॉक देंगे, बट वो क्योंकि दोनों ही वेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये डेडलॉक की कंडीशन आ गई। डेडलॉक इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशंस इन DBMS, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है डेडलॉक की DBMS में, एज नो टास्क एवर गेट्स फिनिश्ड एंड इज इन वेटिंग स्टेट फॉर एवर, कोई टास्क फिनिश ही नहीं हो पाता, वेट ही कर रहे होते टास्क इसमें। For example, in the student table, transaction T1 holds a lock on some rows. Suppose transaction T1 कुछ rows पे lock hold किए हुए हैं और उन rows को वो update करना चाह रहा है and needs to update some rows in the grade table. और grade table, student table पे वो rows को lock करके रखा है और कुछ grade table में चीज़ें update होनी है। तो simultaneously और एक transaction है T2, वो lock it holds locks on some rows, वो grade table के lock मतलब कुछ रोज पे लॉक को होल्ड किए हुए हैं, एंड नीड्स टू अपडेट द रोज इन द स्टूडेंट टेबल हेल्ड बाय ट्रांजेक्शन T1, लॉक उसके पास ग्रेड टेबल का और ट्रांजेक्शन T1 स्टूडेंट टेबल पे लॉक होल्ड किए हुए है, जबकि T2 को T1 पे भी कुछ अपडेट करना है। तो ऐसे केस में T1 T2 दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रह जाएंगे। तो ये आ गई डेडलॉक की कंडीशन। नाउ द मेन प्रॉब्लम अराइजेस, नाउ ट्रांजेक्शन T1 इज वेटिंग फॉर T2 टू रिलीज इट्स लॉक एंड साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन T2 इज वेटिंग फॉर T1 टू रिलीज इट्स लॉक, दोनों एक दूसरे का लॉक छोड़ने का वेट कर रहे हैं। ऑल एक्टिविटीज कम टू अ हॉल्ट स्टेट, सारी चीजें रुक जाती हैं फिर, एंड रिमेन एट अ स्टैंड स्टिल, चीजें बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। It will remain in a standstill until the DBMS detects the deadlock, जब तक DBMS डेडलॉक नहीं डिटेक्ट कर लेता सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल रहेंगी और किसी एक ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट करना पड़ेगा ऐसी स्टेट पे।
क्योंकि डेडलॉक हटाना तो है ही फाइनली। सब डेडलॉक का फिगर हम देखेंगे यहाँ पे, डेडलॉक इन डीबीएमएस। सपोज T1 जो ट्रांजेक्शन है वो स्टूडेंट की कुछ रोज का लॉक होल्ड किए हुए, लेकिन रिक्वेस्ट वो किसका कर रहा है, उसको ग्रेड के लिए भी कुछ रोज का कुछ अपडेशन करना है, ठीक है, साइमल्टेनियस। जो भी स्टूडेंट में चेंजेस किए, कुछ चेंजेस उसे ग्रेड वाले टेबल में भी करनी है। तो ऐसे ही T2 इसको होल्ड किए हुए ग्रेड के उन रोज को, जिन रोज को ये T1 देखना चाह रहा है, और T2 उन रोज की रिक्वेस्ट कर रहा है जिनका लॉक T1 के पास है। तो दोनों रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, मतलब वेटिंग स्टेट पे, और कोई लॉक भी नहीं छोड़ पा रहा है उस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया डेडलॉक का एक डायग्राम। अब डेडलॉक को रिमूव करने की दो चीजें हैं, या तो डेडलॉक को पहले ही अवॉइड करो कि वो कंडीशन आए ही ना, या डेडलॉक डिटेक्ट हो गया है, पहले डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको डेडलॉक प्रिवेंशन एक चीज आएगी, ठीक है। इसमें फिर वेट डाई स्कीम, ये सब हम देखेंगे, कुछ मैं टॉपिक्स यहाँ दिखा रही हूँ, वुंड वेट स्कीम। सो ये चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? When a database is stuck in a deadlock state, जब database deadlock state पे stuck रहता है, then it is better to avoid the database rather than aborting or restarting the database। इधर database को avoid कर दिया जाता है, उसको ना तो abort किया जाता ना restart, क्योंकि यहाँ पे टाइम का वेस्ट होगा और रिसोर्सेज का वेस्ट होगा। नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस मैकेनिज्म इज यूज टू डिटेक्ट एनी डेडलॉक सिचुएशन इन एडवांस। यहाँ डेडलॉक अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स कुछ होते हैं, उसकी मदद से पहले ही डेडलॉक की सिचुएशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। एक वेट फॉर ग्राफ बनाया जाता है, उसकी मदद से ये डेडलॉक सिचुएशन को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये रहा वेट फॉर ग्राफ, जो हम आगे देखेंगे। A method like wait for graph is used for detecting the deadlock situation, but this method is suitable only for the smaller database। छोटे database के लिए तो ये ठीक है, suitable है। For the larger database, deadlock prevention method cannot be used, ठीक है। डेडलॉक, हाँ, मतलब डेडलॉक अवॉइडेंस बड़े मेथड में नहीं, लार्ज डेटाबेस में नहीं हो सकता, छोटे में हो जाएगा। बड़े डेटाबेस के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करना पड़ता है। डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड कैन बी यूज। ऐसे ही है डेडलॉक डिटेक्शन है। इन अ डेटाबेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन वेट्स indefinitely to obtain a lock, then the DBMS should detect whether the transaction is involved in a deadlock or not। यहाँ डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन वेट कर रहा है काफ़ी टाइम के लिए लॉक के लिए, तो देखा जाता है कि DBMS को सर्च करना पड़ता है कि क्या ट्रांजैक्शन डेडलॉक में तो नहीं फंसा हुआ है। तो लॉक मैनेजर की मदद से ये देखा जाता है। द लॉक मैनेजर मेंटेन्स अ, यहाँ भी वेट फॉर ग्राफ का यूज करके डेडलॉक की साइकिल को डिटेक्ट किया जाता है। वो साइकिल है, दैट मीन्स डेडलॉक है, वो हम आगे देखेंगे। वेट फॉर ग्राफ क्या होता है दैट। अब हम देखते हैं वेट फॉर ग्राफ ये क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द सुटेबल मेथड फॉर डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक को डिटेक्ट करने का ये एक मेथड होता है वेट फॉर ग्राफ। इस मेथड में क्या होता है, in this method a graph is created based on the transaction and their lock। transaction और उसके lock पे based ये graph create होता है। if the created graph has a cycle or closed loop then there is a deadlock। इस graph में यदि कोई cycle form हो रही है या closed loop है then इसका मतलब है कि deadlock है। The wait for the graph is maintained by the system for every transaction। हर transaction के लिए ये जो graph है ये maintain किया जाता है by system which is waiting for some every transaction which is waiting for some data held by the others। वेट फॉर नाम से ही हो गया कि कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन किसी डाटा का वेट कर रहा है और उस डाटा को कोई और होल्ड करके है, तो जब तक वो रिलीज नहीं करेगा तब तक वो उस डाटा पे कुछ वर्क नहीं कर सकता। तो ये वेटिंग का गेम चलता ही रहेगा। सो दिस सिस्टम कीप्स चेकिंग द ग्राफ इफ देयर इज एनी साइकिल इन द ग्राफ। यदि कोई जैसे ही कोई ये जो सिस्टम होता है इस वेट फॉर ग्राफ को चेक करता रहता है हर ट्रांजैक्शन के लिए, और वो देखता है कि कहीं कोई साइकिल तो नहीं फॉर्म हो रही है। यदि साइकिल है देन देयर इज अ डेडलॉक। तो द वेट फॉर अ ग्राफ फॉर द अबव सिनेरियो इज शोन बिलो। जैसे जो हमने यहाँ देखा था T1 T2 ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे ये स्टूडेंट के रोज का लॉक होल्ड किए हुए है और किसका वेट कर रहा है, ग्रेड वाले टेबल का, कि कब T2 इसको रिलीज करेगा। तो इस T1 T2 इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए T1 ट्रांजैक्शन क्या है, वेट फॉर लॉक ऑफ
R2 ये रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड वेट फॉर लॉक R1। ये रोज 1 के रिलीज होने का वेट कर रहा है कि वो जो रोज 1 पे जो लॉक लगा हुआ है T2 उसका वेट कर रहा है, और T1 किसका वेट कर रहा है, जो यहाँ ट्रांजैक्शन 2 जिन रोज को होल्ड किए हुए है उसके लॉक का वेट कर रहा है। तो साइकिल फॉर्म हो गई ना, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, जिसमें ये उस चीज का वेट कर रहे हैं जो अभी कोई और ट्रांजैक्शन होल्ड किए हुए। तो यहाँ वेट फॉर ग्राफ में साइकिल फॉर्म। अब हम देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड इज सुटेबल फॉर अ लार्ज डेटाबेस। लार्ज डेटाबेस में कोशिश की जाती है कि डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सके। सो इफ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन सच अ वे दैट डेडलॉक नेवर अकर्स, देन द डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड। पहले से ये देख लिया जाता है कि रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट की जाए ताकि डेडलॉक हो ही ना, तो इससे डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये बेसिकली कहाँ सूटेबल होता है, लार्ज डेटाबेस के केस में। Now the database management system analyzes the operations of the transaction whether they can create a deadlock situation or not. DBMS जो होता है वो पहले ही किसी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस को एनालाइज कर लेता है कि यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन आ सकती है या नहीं। यदि ऐसा है कि हाँ डेडलॉक आ सकता है उस ऑपरेशंस में, उस ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस में, तो DBMS उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। Then the DBMS never allowed that transaction to be executed. कोई और मीडियम भले अपना लिया जाएगा बट उस ट्रांजैक्शन को नहीं एग्जीक्यूट करने दिया जाएगा, कुछ और सेट ऑफ ऑपरेशंस लिए जाएंगे फिर। तो एक मेथड अब देखते हैं, एक स्कीम है वेट डाई स्कीम। In this scheme, if a transaction requests for a resource which is already held with a conflicting lock by another transaction, then the DBMS simply checks the timestamp of both transactions. It allows the older transaction to wait until the resource is available for execution. इसमें क्या किया जाता है कि कोई जैसे दो रिक्वेस्ट है, वो एक ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोई ट्रांजैक्शन उस लॉक को सपोज होल्ड किए हुए है, ठीक है। तो DBMS दोनों ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प को चेक करता है। तो जो ज़्यादा देर से वेट कर रहा है, इट अलाउज दी, वो ओल्डर ट्रांजैक्शन को ही थोड़ी देर के लिए वेट करने देता है अंटिल द रिसोर्सेज, जब तक वो दूसरा जो ट्रांजैक्शन होल्ड किए हुए वो फिनिश कर लेगा अपना, देन वापस से ओल्डर ट्रांजैक्शन को दे दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट्स अज्यूम देयर आर 2 ट्रांजैक्शन, सपोज TI और TJ दो ट्रांजैक्शंस है। लेट TST इज अ टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। सपोज टाइम किसी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प को हम TS कह रहे हैं। इफ T2 होल्ड्स अ लॉक बाय सम अदर ट्रांजैक्शन, T2 यदि कोई लॉक को होल्ड किए हुए है, देन एंड T1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय T2, T2 उन रिसोर्सेज का लॉक उसके पास है और T1 सपोज रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए, जो कि कौन होल्ड किए हुए, T2। तो क्या क्या एक्शंस DBMS परफॉर्म करेगा, चेक इफ, अब दोनों TI और TJ के टाइम स्टैम्प को चेक करेगा। टाइम स्टैम्प ऑफ TI यदि लेस है टाइम स्टैम्प ऑफ TJ से, मतलब T1 सपोज ओल्डर है, T1 का टाइम स्टैम्प लेस है T2 से, देन इफ T1 मतलब TI यहाँ जनरलाइज केस ले रहे, T1 T2 ना लेके TI TJ ले रहे हैं, तो यदि TI ओल्डर ट्रांजैक्शन मतलब इसका टाइम स्टैम्प इधर लेस बोला गया है। इफ यदि T1 ओल्डर ट्रांजैक्शन है एंड TJ हैज हेल्ड सम रिसोर्स, और TJ यदि कोई रिसोर्स होल्ड किए हुए है, देन T1 को अलाउ किया जाएगा वेट करने के लिए जब तक TJ अपना काम कंप्लीट ना कर ले, अंटिल द डाटा आइटम, मतलब जो लॉक है, जो डाटा आइटम, वो पहले जो दूसरा ट्रांजैक्शन उस पर वर्क करा पहले वो फिनिश कर लेगा, फिर जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर T1 को मौका मिलेगा। इसका मतलब इफ द ओल्डर ट्रांजैक्शन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, यदि ओल्डर ट्रांजैक्शन किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है और वो रिसोर्स को कोई और लॉक करके बैठा है, कोई बाई यंगर ट्रांजैक्शन इज लॉक्ड बाय द यंगर ट्रांजैक्शन, देन तो ओल्डर को वेट ही करने दिया जाता है कि यंगर एक बार अपना काम कंप्लीट कर ले फिर ओल्ड को दे दिया जाएगा। देन द ओल्डर ट्रांजैक्शन इज अलाउड टू वेट फॉर रिसोर्स अंटिल इट इज अवेलेबल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज लेस देन TJ, लेकिन यहाँ पे सपोज TI ओल्डर ट्रांजैक्शन है और ये ओल्डर अभी न्यूअर ट्रांजैक्शन नहीं होल्ड किया हुआ है, ये ओल्ड ट्रांजैक्शन ने सपोज रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और कोई नई रिसोर्स है TJ,
इफ टीजे इज वेटिंग फॉर इट, कोई न्यू ट्रांजेक्शन यदि उसका वेट कर रहा है, देन टीजे इज किल्ड एंड रीस्टार्टेड लेटर विद द रैंडम डिले बट विद द सेम टाइम स्टैम्प। तो यहाँ टीजे जो है नई नई ट्रांजेक्शन को, उस प्रोसेस को किल कर दिया जाता है और उसको बाद में एट रैंडम डिले कुछ टाइम के बाद उसको रिस्टार्ट किया जाता है इसी सेम टाइम स्टैम्प के बाद। तो वेट एंड डाई स्कीम में देखिए, एक में तो वेट कराया गया ओल्डर ट्रांजेक्शन को, लेकिन दूसरे केस में जो यंगर प्रोसेस थी उसको डाई करा दिया गया, मतलब किल कर दिया गया। नाउ वुंड वेट स्कीम होती है, किसमें क्या होता है, इन वुंड वेट स्कीम इफ द ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय द यंगर ट्रांजेक्शन, then older transaction forces younger one to kill the transaction and release the resource। जैसे wound weight का मतलब, जैसे ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है वो किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रिसोर्स को कौन होल्ड किए हुए है, कोई यंगर ट्रांजेक्शन। तो ओल्डर ट्रांजेक्शन यंगर को फोर्स करेगा कि अपना ट्रांजेक्शन किल करो और रिसोर्स को रिलीज करो ताकि वो ओल्डर ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाए। वुंड का मतलब घायल करना, तो ये वही चीज हो गया कि घायल करके दूसरे ट्रांजेक्शन को किल करके, या घायल घायल करना मतलब यही कि खत्म करके उस ट्रांजेक्शन को और उस रिसोर्स को रिलीज करा लेना फोर्सफुल एक तरीके से। आफ्टर द माइन्यूट डिले द यंगर जनरेशन ट्रांजेक्शन इज रीस्टार्टेड बट विद द सेम टाइम स्टैम्प। तो ये किल हो जाती है लेकिन फिर कुछ थोड़े से डिले के बाद वो रिसोर्स रिलीज भी हो गई, फिर वापस से, मतलब रिसोर्स को तो छीन लिया ना, रिसोर्स को ओल्डर ट्रांजेक्शन अपना जो भी करेगी, बट अब लॉक ले लिया जाता है उससे यंगर से और यंगर ट्रांजेक्शन को दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है सेम टाइम स्टैम्प के साथ। देन सेकंड है, इफ द ओल्डर ट्रांजेक्शन हैज हेल्ड अ रिसोर्स विच इज रिक्वेस्टेड बाय द यंगर ट्रांजेक्शन, देन द यंगर ट्रांजेक्शन इज आस्क्ड टू वेट अंटिल ओल्डर रिलीजेज इट। तो यहाँ किल, तो यदि ओल्डर के पास रिसोर्स है और यंगर जनरेशन ने रिक्वेस्ट किया उस रिसोर्स को, तो यंगर ट्रांजेक्शन को यहाँ किल तो नहीं किया जाता, बट यहाँ बोला जाता है कि वेट करो जब तक कि ओल्डर ट्रांजेक्शन अपना एग्जीक्यूशन ना पूरा कर ले। तो ये होता है वुंड वेट स्कीम। सो इस चैप्टर में इतना ही, एक बार इसका कंप्लीट हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। सो डीबीएमएस चैप्टर 28 में हमने डिस्कस किया अबाउट फेलियर क्लासिफिकेशन। इसमें 4 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं एंड ऑल दीज 4 टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द टॉपिक। मेन टॉपिक इनका था ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के अंडर का ही टॉपिक है ये, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बट इस वाले वीडियो में हम देखेंगे फेलियर क्लासिफिकेशन, लॉग बेस्ड रिकवरी, डीबीएमएस चेक पॉइंट, डेडलॉक इन डीबीएमएस। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं एज अ समरी। फेलियर क्लासिफिकेशन देखा, उसमें 3 टाइप्स देखे, ट्रांजेक्शन फेलियर, सिस्टम क्रैश एंड डिस्क फेलियर। तो एक एक को हमने यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस किया, ये तीनों क्या होते हैं। देन लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होती है, रिकवरी यूजिंग लॉग रिकॉर्ड्स। फिर हमने देखा डीबीएमएस चेक पॉइंट क्या है, तो चेक पॉइंट की मदद से जो रिकवरी होती है वो देखी हमने। देन डेडलॉक क्या होता है डीबीएमएस में, वी टॉक्ड अबाउट दैट। ये डायग्राम है रिप्रेजेंटिंग डेडलॉक इन डीबीएमएस, एक एग्जांपल है। फिर डेडलॉक को दूर करने के बहुत मैकेनिज्म है, पहले तो अवॉइड किया जाए, डेडलॉक अवॉइडेंस। फिर डेडलॉक को डिटेक्ट करने के और अवॉइड करने के 2 तरीके हैं, वेट फॉर ग्राफ। फिर डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक है, उसके लिए वेट डाई स्कीम है एंड वुंड वेट स्कीम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।